हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज का ये लेक्चर थर्ड हमारा है और इस लेक्चर थर्ड में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, दैट मीन्स अनुलेखन की जो प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं, उसमें आज हम लोग बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले ठीक है, हमको उसके बेसिक के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तब आप चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर हो, दोनों के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझते हैं, इसकी जो आधार मूल बातें हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर देख लिया था, जिसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया था, जो कि आपके एप्लीकेशन एसआरबीएससी क्लासेस पर अपलोड कर दिया गया है लेक्चर, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये वाला लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या एक्चुअल में? इसको हम लोग अनुलेखन कहते हैं हिंदी में। ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो अनुलेखन क्या है, राइट? अनुलेखन क्या है इसको समझना है, और फिर हम लोग अनुलेखन का जो प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर है उसको एक डिटेल्ड फॉर्म में समझेंगे एक अलग लेक्चर में, और यूकैरियोट में किस तरीके से होता है उसको भी हम लोग एक अलग लेक्चर में ही डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर लिखा गया है, आप बहुत धैर्य बना करके इसको समझिएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे, और समझने योग्य हैं आपके। देखिए, लिखा हुआ है डीएनए में या डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अगर आपसे कोई एग्जामिनर या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या सीनियर या जूनियर आपसे पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पहली बात। और ये जितने भी पॉइंट है ना बच्चों, ये सारे के सारे आपके एक बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, उसके आधार पर ये सारी चीजें आपकी यहां पर मैंने लिखी हैं। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीएससी हो, नीट हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यूकैरियोट्स में एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स यानी आपको पता है सेल दो प्रकार की होती है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसके द्वारा जो यूकैरियोट में एमआरएनए होता है वो कहां बनता है? या हम आरएनए बेसिकली कह सकते हैं, आरएनए जो बनता है वो कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो आपको पता है प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसमें जो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, यानी कि चाहे अनुलेखन हो चाहे अनुवादन हो, ट्रांसक्रिप्ट आपको सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता है ना क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट? तो जो ट्रांसलेशन हो रहा है और जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस प्रोटोप्लाज्म में, या हम ये कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। प्रोटोप्लास्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सेल के अंदर वहां पर प्रोकैरियोट्स में मिक्स रहता है साइटोप्लाज्म से ही। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है रेप्लिकेशन की तरह, यानी कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए का बनना, राइट? डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन की ही तरह ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीमेंट्री यानी पूरकता पर आधारित होता है, बस केवल एडेनिन की जगह पर थाइमिन के स्थान पर, जब एडेनिन से थाइमिन मैच करता है तो एडेनिन की जगह पर थाइमिन के स्थान पर क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। मतलब समझिए, मैंने आपको आगे डायग्राम में बताऊंगा, समझने का प्रोसेस ये देखिए। यहाँ पर मैंने ये एक डीएनए का स्टैंड बनाया हुआ है, ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए से क्या बनना है? एमआरएनए बनना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एडेनिन की जगह पर थाइमिन है, थाइमिन से एडेनिन ऐड होता है, एडेनिन से थाइमिन ऐड होता है, लेकिन एमआरएनए में ऐसा नहीं है। एमआरएनए में एडेनिन की जगह पर, एडेनिन से थाइमिन की जगह पर क्या ऐड है? यूरेसिल ऐड है, ठीक है। एडेनिन से थाइमिन की जगह पर क्या ऐड है? यूरेसिल ऐड है। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना, समझने का प्रयास कीजिए,
कि रेप्लिकेशन की तरह जैसे डीएनए से डीएनए बनेगा तो टी की जगह पर ए रहेगा, है ना, या एडेनिन से थाइमिन ही अटैच होता है डीएनए से डीएनए में, लेकिन एमआरएनए के अंदर क्या होगा, एडेनिन से यूरेसिल अटैच होता है, ठीक है, एडेनिन से यूरेसिल बाइंड करता है, राइट। तो कंप्लीमेंट्री के ऊपर ही आधारित है, लेकिन क्या है, सिर्फ एडेनिन से थाइमिन के स्थान पर, एडेनिन से थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पेयरिंग करता है या अपना जोड़ा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट ही भाग लेता है। इस बात को याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए है वो पूरा डीएनए का एक स्ट्रैंड भाग नहीं लेता, उसका कुछ पार्ट, जैसे लाइक दैट, यहां पर देखिए ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप देखिए डीएनए का एक सेगमेंट या एक पार्ट ही कोई भाग लेगा, पूरा का पूरा डीएनए भाग या पूरे के पूरे डीएनए का स्ट्रैंड भाग नहीं लेता है, कोई एक पार्ट क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एमआरएनए को बनाने में, अर्थात कंप्लीट डीएनए पार्ट भाग नहीं लेता है, ठीक है। जो कंप्लीट डीएनए का भाग है वो भाग नहीं लेता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है डीएनए के बोथ स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड, उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, वही क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कराने में भाग लेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कोई एग्जामिनर, या एक बेसिक क्वेश्चन यहां पर उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है कि क्या होगा जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी में भाग ले लें, ये क्वेश्चन प्रोड्यूस हो सकता है ना, कि क्या होगा जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी में या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भाग ले लें, तो क्या होगा। देखिए, इस एक्टिविटी में दो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो सकती हैं, इस एक्टिविटी में दो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो सकती हैं। पहली, समझिए, कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो सकती है। पहली क्या, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यदि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेंगे तो दोनों कंप्लीमेंट्री, दैट मींस दोनों पूरक आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको पता है कि एक डीएनए का भाग लेता है स्ट्रैंड, तो वो क्या करता है, कंप्लीमेंट्री फॉर्म में आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब इसी प्रकार दूसरा वाला भी, अगर वो कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, नॉन सेंस स्ट्रैंड जब भाग ले लेगा, ठीक है, नॉन सेंस स्ट्रैंड भाग ले लेगा, सेंस स्ट्रैंड भाग ले लेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी कंप्लीमेंट्री यानी पूरक फॉर्म में आरएनए का निर्माण करेगा। तो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएंगे जो आपस में अटैच हो जाएंगे, जो आपस में क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन पेयरिंग, बोथ यहां पर जो एडेनिन गुआनिन पाए जा रहे हैं, ठीक है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल पाए जा रहे हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हो जाएगी। जैसे कि यहां पर आप देखिए कि एक स्ट्रैंड ये डीएनए का है, ठीक है, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है। इन दोनों स्ट्रैंड्स में आप खास बात देखें कि यहां पर इस स्ट्रैंड से मान लो ये वाला स्ट्रैंड भाग ले रहा है, तो जो स्ट्रैंड भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो एमआरएनए बनाने में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो नहीं लेता उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अगर मान लो ये वाला भी ले लेगा तो ये भी क्या कहलाएगा, टेम्पलेट कहलाएगा भैया, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, डीएनए, दोनों स्ट्रैंड के डीएनए से एमआरएनए बनना है या आरएनए बनना है, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएंगे। जब दोनों टेम्पलेट पूरक स्ट्रैंड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एमआरएनए बनेगा उनके बीच में, जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में पेयरिंग होगी वो एक जैसी होगी। भाई इस आरएनए स्ट्रैंड में भी पेयरिंग एक जैसी होगी और इस आरएनए स्ट्रैंड में भी अमीनो एसिड्स का पेयरिंग अलग होगा, अमीनो एसिड्स का पेयरिंग अलग होगा, बट नाइट्रोजनस का पेयरिंग एक जैसा होगा। जब नाइट्रोजनस का पेयरिंग एक जैसा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये गलत है, इस तरीके से अगर होगा तो बात नहीं बनेगी। तो क्या है, समझिए, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंप्लीमेंट्री यानी पूरक आरएनए का फॉर्मेशन होगा जो आपस में अटैच हो जाएंगे एवं आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि आरएनए सिंगल स्टैंड ही होता है। अच्छा, कुछ खास वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, और वो भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया नहीं जाता। एक्चुअल में होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ही जो वहां पर नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं उनके बीच में क्या होता है,
हाइड्रोजन पेयरिंग हो जाती है, जिसके कारण वो डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, आरएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीआरएनए को पढ़ा होगा, तो डबल स्टैंड दिखता है, वो होता नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। ये बात हम जानते हैं कि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है। लेकिन अगर हम क्या, अगर ये बात आई है होगा तो क्या हो सकता है, तो यही होगा जो यहां पर बात लिखी गई है। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, लिखा हुआ है आरएनए के डबल स्टैंड होने से जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो जाएंगी। अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यदि डीएनए के बोथ स्टैंड आरएनए फॉर्मेशन में भाग लेंगे। अब जाहिर सी बात है, दोनों स्टैंड आरएनए फॉर्मेशन में भाग लेंगे तो दो अलग अलग सीक्वेंस वाले आरएनए का निर्माण होगा। दो अलग अलग सीक्वेंस वाले आरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। अर्थात कंप्लीमेंट्री यानी पूरकता का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता। अर्थात कंप्लीमेंट्री का मतलब जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, एक समान नहीं होता। मतलब कंप्लीमेंट्री जो यहां पर हो रहा है, कंप्लीमेंट्री जीन जो बनना है या कंप्लीमेंट्री हम ये कह सकते हैं स्टैंड बना है, वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन वो एक समान बन जाएगा। जब एक समान बन जाएगा तो कंप्लीमेंट्री हो ही नहीं। एवं यदि इन आरएनए सीक्वेंस, यदि इन आरएनए सीक्वेंस बनेंगे, यदि इनमें आरएनए सीक्वेंस बनेंगे तो बनने वाले प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग होगी। यदि इन आरएनए, अगर मान लो ऐसे आरएनए सीक्वेंस बनते हैं, यदि आरएनए सीक्वेंस, यदि ऐसे आरएनए सीक्वेंस, ऐसे लिख लें, यदि ऐसे आरएनए सीक्वेंस बनेगा, यदि ऐसा आरएनए सीक्वेंस बनेगा, ऐसा आरएनए सीक्वेंस बनेगा, तो क्या हो सकता है, तो बनने वाली प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है वो अलग अलग होगी। इस प्रकार डीएनए के एक ही सेगमेंट से दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे एवं कंप्लीट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यानी जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए इसलिए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक स्टैंड भाग लेता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का क्या लेता है, एक स्टैंड भाग लेता है। अब जैसे मान लो ये डीएनए है, राइट, और इस डीएनए में कोई एक पार्ट, कोई एक भाग क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। अगर मान लो दोनों स्ट्रैंड्स में बनेंगे तो ये आरएनए बन जाएगा, ये आरएनए, ये डीएनए से, ये डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, और इस डीएनए स्ट्रैंड से ये आरएनए स्ट्रैंड बन गया। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये देखो, मान लो यहां पर ATGC है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसके जैसा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए की जगह पर बस क्या होता है, यू होता है, यूरेसिल होता है। टी से एडेनिन जुड़ेगा, जी से साइटोसिन जुड़ेगा और सी से गुआनिन जुड़ेगा। तो ये एक आरएनए स्ट्रैंड हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए, ये एक आरएनए स्ट्रैंड हो गया, ए यू जी सी, और जी सी जी सी जी सी सी जी ए यू, इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेयरिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन पेयरिंग हो जाएगी दोनों स्ट्रैंड्स में, तो ये कैसे हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और ये कंप्लीमेंट्री नहीं होगा। ये कंप्लीमेंट्री जो आरएनए हैं आपस में ज्वाइंट कर गए। तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यहां पर क्या होंगे, बनेंगे। एक स्टैंड ये बना तो इसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा, एक आरएनए स्टैंड ये बना तो इसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा। जब अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस अलग होगा तो दोनों का जो डिफरेंट, दोनों से जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अच्छा, इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कह सकते हैं, और एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पोलरिटी होती है, इसकी जो ध्रुवता होती है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। इस बात को याद रखिएगा, इसकी जो ध्रुवता होती है वो कैसी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि यहां पर जो आरएनए के अंदर, या हम ये कह सकते हैं यहां पर जो डीएनए का सीक्वेंस का जो पोलरिटी होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है डीएनए का वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसकी पोलरिटी जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है।
इसकी जो पोलरिटी होती है, ध्रुवता होती है, वो कैसे होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। एक देखिए नोट लिखा हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस, बिल्कुल समझिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल कैसी होती है, कोडिंग 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 स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल आरएनए के समान होती है, यानी जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए होता है उसके समान होती है, बस टी के जगह पर क्या होता है, यू होता है। जैसे समझिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। ये डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, जो कि 5 प्राइम टू, अच्छा नाइट्रोजनस बेसेस जो यहां पर अटैच होंगे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होंगे, और यहां पर ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक की पोलरिटी कैसी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की पोलरिटी कैसी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहां पर देखिए जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। आपको पता है जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये एमआरएनए बनाने में भाग नहीं लेता। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है या बनाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एमआरएनए बना, मान लो यहां पर एमआरएनए बनना है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनना है, तो यहां पर एटीजीसी ये सीक्वेंस पाया जा रहा है नाइट्रोजनस बेसिस का। वहीं पर देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ए से क्या होगा, थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन। इस तरीके से हाइड्रोजन पेयरिंग हो जाएगी। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम से जो यहां पर पेयरिंग होगा नाइट्रोजनस बेसिस का वो कैसा होगा, तो यहां पर एडेनिन से हमेशा एमआरएनए में क्या जुड़ता है, जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है इसमें क्या जुड़ता है, यूरेसिल ऐड होता है। एडेनिन से हमेशा एमआरएनए में क्या होता है, यूरेसिल रहता है। और फिर थाइमिन की जगह पर एडेनिन, गुआनिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, गुआनिन, एडेनिन से क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। ठीक है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ गया। फिर थाइमिन से क्या जुड़ेगा, एडेनिन, गुआनिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, एडेनिन। अच्छा, आप जो यहां पर कोडिंग स्ट्रैंड देख रहे हैं, देखिए कोडिंग स्ट्रैंड से ही एमआरएनए की तुलना करी जाएगी। ठीक है, जो कोडिंग स्ट्रैंड देखें यहां पर आप देखिए थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, टीएसीजी इस तरीके से पेयरिंग है। आप इसको देखिए, अगर टी की जगह पर क्या है, यूरेसिल है, बाकी ए सी जी, टी की जगह पर क्या है, टी की जगह पर क्या है यहां पर, यूरेसिल, तो यूरेसिल यहां पर आ गया, और बाकी सब ए सी जी। तो अगर आप डीएनए के सीक्वेंस में जो 5 प्राइम टू या कोडिंग स्ट्रैंड है इसको एमआरएनए से कंपेयर करते हैं तो ये कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इनकी जो कोडिंग होती है वो सिमिलर होती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर ही आरएनए के या आरएनए में सीक्वेंस सिमिलर होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल कैसी होती है, आरएनए के समान होती है। ठीक है, बिल्कुल आरएनए के समान होती है, बस आरएनए में टी की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। समझ गए। देखिए लिखा हुआ है एक न्यूली फॉर्म, एक खास बात यहां पर लिखी गई है, एक न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए की जो पोलरिटी होगी वो कितनी होगी, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा जो न्यूली फॉर्म एमआरएनए होता है इसकी पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। राइट, इसकी पोलरिटी कितनी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतना समझ में आया। चलो इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज होता है। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है इसका एक मेन एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये होता क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज आर द कैटलाइज न्यू आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो नए आरएनए के निर्माण को 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में या एंड में प्रेरित करता है। यानी कि जो आरएनए फॉर्म होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से। ठीक है, एक विशेष बात यहां पर लिखी है कि प्रोकैरियोट्स में केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, नंबर 2 आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, नंबर 3 आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज जब पढ़ाया था, यहां पर मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है,
तो फर्स्ट जो होता है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, टीआरएनए को बनाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये होता क्या है इसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो जीन है या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको उसको एक ही डायरेक्शन में क्या किया जाता है, वन डायरेक्शन में ही क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, या हम एमआरएनए कह सकते हैं, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो फ्लो हो रहा है ये यूनिडायरेक्शन हो रहा है, राइट। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना, अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। और वहीं डीएनए से डीएनए क्या बनता है, तो क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ने पढ़ा है। जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के बच्चे रहे हैं जिन्होंने मेरे पास 12th किया है ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये सब सारी चीजें, और बहुत अच्छा उनको समझ में आया था। तो आज वो अध्यापक भी बने हैं, तो जिसकी मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भी इसी प्रोफेशन में आए हैं और नाम रोशन कर रहे हैं अपना और हमारा भी। तो बहुत बहुत बधाइयां हैं उनको, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ में, और आप लोगों के साथ में बच्चा बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी। जितना भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये आपके हमेशा फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक वायरस है जिसका नाम है रॉस सार्कोमा वायरस। तो रॉस सार्कोमा वायरस में दो साइंटिस्ट थे, एक एमिन थे और दूसरे थे बेल्टीमोर। तो एमिन और बेल्टीमोर ने रॉस सार्कोमा वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन एक होता है और एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आरएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए से डीएनए बनता है, ऐसे डीएनए को हम लोग सी डीएनए, दैट मींस कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी, ये एमिन और बेल्टीमोर ने रॉस सार्कोमा वायरस के अंदर खोजी थी, इस बात को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था। तो देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो समझ में आता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से जब डीएनए बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए होगा ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर खास बात याद रखिएगा कि इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम भाग लेता है उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। यहां पर जो एंजाइम भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और खास बात क्या है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसे हम लोग टेमिनिज्म भी कहते हैं। टेमिनिज्म क्यों कहते हैं, इसे एमिन और बेल्टीमोर ने क्या किया था, खोजा था, इसीलिए इसको टेमिनिज्म भी कहा जाता है। इतना समझ में आया सभी को। चलिए एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इसको समझ लें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले डीएनए को सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक खास बात यहां पर समझें, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ये बेसिक समझ रहे हैं ना, तो बेसिक को ही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ये कौन कौन सा होता है, तो एक तो प्रमोटर होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन होता है, और तीसरा टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर को हम लोग कहते हैं उन्नायक। ये क्या करता है, ये एक ऐसा फेज होता है, ये एक ऐसा साइट होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रमोटर डीएनए स्ट्रैंड का वो साइट या डीएनए स्ट्रैंड का वो पार्ट होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। और टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर कहने का मतलब समापन। तो ऐसा थोड़ी ना होता है पहले तो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड भाग नहीं लेगा, एक पार्ट ही डीएनए का स्ट्रैंड का भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो जहां से शुरू होगा उसको प्रमोटर कहेंगे और जहां खत्म होगा उसको टर्मिनेटर कहेंगे। तो जहां पर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होता है उसे टर्मिनेटर कहते हैं। अब दोनों के बीच में भी एक भाग पाया जाएगा, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक भाग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, या इसी को हम लोग सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल जीन या
सिस्टोन, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें आप एक बात याद रखिएगा। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का यहाँ पर मैंने डायग्राम थोड़ा सा बनाया हुआ है, एक छोटा सा कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें इस रीजन पे आप देख रहे हैं एक तो, अच्छा यहाँ पर एक बात देखिएगा, जो मैंने आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बताया, वो यहाँ पर आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उस 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही क्या बनेगा, mRNA स्ट्रैंड बनता है, न्यूली फॉर्म्ड mRNA स्ट्रैंड बनेगा। जो mRNA स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो यहां पर आप समझें एक बात समझें कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या पाया जा रहा है, प्रमोटर पाया जा रहा है, ठीक है। और इस प्रमोटर को कोडिंग स्ट्रैंड से ही हम लोग देखेंगे। इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों कहेंगे कि भाई प्रमोटर किस रीजन पे पाया जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीजन पे। लेकिन सर आपने तो बताया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीजन के ऊपर जो यहां पर आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके ऊपर क्या होता है, mRNA का फॉर्मेशन होता है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, तो 5 प्राइम के ऊपर कोडिंग प्रमोटर कहां पाया जा रहा है, तो भैया हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कोडिंग स्ट्रैंड से। तो कोडिंग स्ट्रैंड में जहां पर 5 प्राइम पाया जा रहा है, उस साइड में या उस साइड पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या मिलता है, प्रमोटर मिलता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो कैसा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, पहली बात। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसको मिटाता हूं अगेन, ठीक है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और वहीं पर कोडिंग स्ट्रैंड की बात करी तो कोडिंग स्ट्रैंड कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सभी रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड के संदर्भ में दिए गए। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जितनी भी बात कही गई है वो सारी की सारी बात कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के ही कही गई है, ठीक है। इस बात को समझिए, कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के ही कही गई है। जैसे हम प्रमोटर की बात करते हैं, तो प्रमोटर देखिए एक स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की ओर होता है, और इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कहने का मतलब ऊपर की तरफ, डाउनस्ट्रीम कहने का मतलब नीचे की तरफ। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ होता है, अपस्ट्रीम में होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में अपस्ट्रीम की तरफ होता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो 5 प्राइम एंड की ओर होता है, जिसको अपस्ट्रीम कहते हैं। और एक खास बात याद रखना कि इट इज इन reference with polarity of coding strand. It is in reference with polarity of coding strand. Reference with polarity of coding strand. यानी कोडिंग स्ट्रैंड को देख करके इस बात को रेफरेंस किया गया है कि जो प्रोमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड की तरफ है। लेकिन खास बात क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की ओर ही ऐड होता है, ठीक है। तो हमने जो बताया उसका उल्टा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर जुड़ता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। तो जो प्रोमोटर एंड होता है, इस प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या करेगा, ऐड होगा, जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और इस साइट को 3 प्राइम एंड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। दैट मींस यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होते टर्मिनेटर कहां पाया जा रहा है, 3 प्राइम की तरफ। रेफरेंस दे रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के, तो 3 प्राइम की तरफ, और यहां पर क्या होगा, टर्मिनेटर पाया जाएगा, राइट। मैं आगे डिटेल में जब पढ़ाऊंगा अनुलेखन प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले आपको इसके बेसिक पता होने चाहिए, प्रमोटर टर्मिनेटर क्या है, राइट। अब बात करते हैं टर्मिनेटर की। तो टर्मिनेटर में देखो लिखा हुआ स्ट्रक्चरल जीन के 3 प्राइम एंड की ओर होता है, ये डाउन स्ट्रीम होता है। स्ट्रक्चरल जीन के 3 प्राइम एंड की ओर, स्ट्रक्चरल जीन कहने मतलब कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है इसके 3 प्राइम एंड की ओर होता है कौन,
टेम्परेट जीन, टेम्परेचर। तो इट इज इन रेफरेंस विद पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर के रेफरेंस दिया गया है। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, जिसे हम लोग सिस्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है। तो यहां पर देखिए बीच में क्या पाया जा रहा है, स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है, जिसको देख करके ही एमआरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको देख करके ही एमआरएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है या सिस्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पास पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन चेन को बनाने के लिए, प्रोटीन चेन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन निहित होती है या पाई जाती है। तो ये जो सिस्ट्रॉन है ना, ये सिस्ट्रॉन, इसे सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। इस सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन के पास में ही प्रोटीन निर्मित करने के लिए क्या पाई जाती है, इंफॉर्मेशन पाई जाती है, जिसके कारण इस प्रोटीन के अंदर जो या ये जो प्रोटीन निर्मित करने का जो जीन यहां पर पाया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन पाया जा रहा है, जो जेनेटिक कोड पाया जा रहा है, उसको कॉपी कर दिया जाएगा एमआरएनए के ऊपर। ठीक है। और खास बात क्या है कि ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है मोनोसिस्टोनिक जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो मोनोसिस्टोनिक कहने का मतलब ही हो गया कि क्या भैया, मोनोसिस्टोनिक कहने का मतलब ही हो गया कि ऐसा सिस्ट्रॉन जिसके पास केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मींस प्रोटीन चेन बनाने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है, उसे हम लोग मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। अब यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन में दो सीक्वेंस पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक जीन में दो सीक्वेंस पाई जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक तो होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। एक एक्सॉन होता है, दूसरा इंट्रॉन सीक्वेंस होता है। अब ये जो एक्सॉन है, इसको एक्सॉन को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस कहते हैं, और इंट्रॉन को हम लोग इंटरवेनिंग सीक्वेंस या अनएक्सप्रेस्ड सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है, यूकैरियोट में स्प्लिट जीन होती है, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन पाई जाती है। स्प्लिट जीन के बारे में किसने बताया, तो स्प्लिट जीन के बारे में फिलिप शार्प ने बताया। फिलिप शार्प ने बताया था स्प्लिट जीन के बारे में। स्प्लिट जीन क्या होता है, जैसे आप देखें यहां पर ये डीएनए है, राइट। ये मान लो कि एक जीन बनाया हुआ है जिसमें एक एक्सॉन पाया जा रहा है और एक इंट्रॉन पाया जा रहा है। तो एक्सॉन के बीच में क्या पाया जा रहा है, इंट्रॉन पाया जा रहा है। एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन पाया जा रहा है। ये इंट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सॉन के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इनके बीच में एक दीवार बना रहा है। ठीक है। और इन इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इन इंट्रॉन्स में क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। आरएनए स्प्लाइसिंग कहने का मतलब क्या होता है, आरएनए संबंधन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंधन। कहने का मतलब होता है संबंधन, मतलब उसको संबंध बांधा जा रहा है, इनको बांध लिया जाएगा। और जब बांध लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब इंट्रॉन हट जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्सॉन बचेगा। इंट्रॉन हटा तो एक्सॉन बचा, इंट्रॉन हटा तो एक्सॉन बचेगा। और ये एक्सॉन जब बचेगा तब क्या होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को निहित रूप से, सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो खास बात याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए डिपेंडिंग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में तीन प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। तीनों को अलग अलग फंक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये जो आज का लेक्चर रहा ना बच्चों, ये हमारा लेक्चर बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां पर डिटेल्ड फॉर्म में प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको समझ में आया बच्चों, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के, वहां पर लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं,
नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जो बच्चे होशियार हैं, मोबाइल के कीड़े हैं, वो जानते हैं वीपीएन, जो गेमिंग बच्चे हैं वो वीपीएन जानते हैं, वीपीएन लोड करके वीपीएन लगा के आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम में कुछ ग्लीच आया हुआ आई थिंक, या कोई दिक्कत है शायद, जिसकी वजह से डायरेक्ट लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं। या तो आप हमें सर्च कर लीजिए टेलीग्राम के अंदर SRBSC क्लासेस को, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर डेली के डेली जो वीडियो अपलोड की जाती हैं यूट्यूब के ऊपर वो, और कुछ PDF फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।